Relax yourself. We'll start with 3 Oms. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। Rub your hands. Gently place it over your eyes. Slowly open your eyes and hold your hands. Namaste, Hariam. थैंक यू उषा जी। Thank you, ma'am. उस दिन का हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, वो हम लास्ट में ले लेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। तो आप में से कोई मुझे बताइए रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज रिसर्च प्रोसेस। टॉपिक को सुन के कुछ समझ आ रहा हो कि पढ़ना क्या है आज हम लोगों को। यस मैम, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें कैसे हम स्टेप बाय स्टेप रिसर्च करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो है हम अपना रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। हमारा पीएचडी में एडमिशन हो गया या हमारा एमएससी में एडमिशन हो गया, तो उसमें हम रिसर्च का प्रोसेस क्या है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टम से चलता है। तो आज हम ये समझेंगे कि वो सिस्टम क्या है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा रिसर्च प्रोसेस। तो देखिए इसमें क्या है कि रिसर्च प्रोसेस में जो है अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब आप अगर केवीएस मदान की बुक लेंगे तो उसमें अलग स्टेप्स मिलेगा आपको, इग्नू की बुक्स लेंगे उसमें अलग होगा, हो सकता है आपके जो एमएससी की रिसर्च की बुक हो उसमें स्टेप्स अलग लिखे हो, लेकिन फेजेस सब में 3 ही होते हैं, ठीक है। किसी भी बुक का जो कॉमन चीज है रिसर्च प्रोसेस में वो 3 फेजेस में ही बटा होता है, ठीक है। तो ये 7 प्रोसेस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 स्टेप प्रोसेसेस। स्लाइड्स विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है, तो जैसे ये 7 स्टेप प्रोसेसेस लिखा हुआ है तो 7 स्टेप प्रोसेसेस ही होता है। मैं ये जो बना है वो इग्नू के बुक के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। तो और बाकी भी बुक्स में अलग अलग मिलेंगे आपको। सबका तरीका एक ही होता है रिसर्च करने का, लेकिन किसी में प्रोसेसेस कुछ ज्यादा लिखे होते हैं, किसी में कम कम लिखे हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन फेजेस हमेशा इसके 3 फेजेस में ही हम रिसर्च प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा प्लानिंग। कुछ भी करने के लिए पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, उसके बाद ही फिर जो है हम आगे उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ है ना कि जो है जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारा हमारा प्लानिंग कैसा होना चाहिए, डुएबल होना चाहिए, जो करने लायक हो, यूनिक होना चाहिए और सोशली रिलीवेंट होना चाहिए। जब भी हम रिसर्च प्रोसेस की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पहले नेट में बहुत पूछा जाता था कि सबसे पहला स्टेप क्या आता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा रिसर्च क्वेश्चन, कि आपको रिसर्च किसके ऊपर करना है, ठीक है। आपका रिसर्च है क्या, टाइटल ऑफ द रिसर्च है क्या। तो सबसे पहले हम कभी भी सिनॉप्सिस बनाते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, हम सबसे पहले अपना रिसर्च क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है आपके रिसर्च का वो होता है आपका रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, डुएबल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, सोशली रिलीवेंट होना चाहिए, है ना। तो ये सारी वर्ड्स तो हमने पहले ही बात की हुई है। तो आपका रिसर्च क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू,
अच्छा, लिटरेचर रिव्यू करना क्यों चाहिए? लिटरेचर रिव्यू पता है सबको क्या होता है? कोई ऐसा हो जिसके लिए Yes. पहला वर्ड हो, किसी कभी सुना नहीं हो, किसी ने मतलब कोई है यहाँ पे ऐसा जिसको लिटरेचर रिव्यू का कुछ पता नहीं है क्या होता है ये? ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता है, मतलब पता है कि हम्म, हाँ मैं प्रीवियस जो भी हमने की जो लोगों ने किया है उसका रिव्यू करना है। और और मतलब आपके जैसे कि हमारा जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ योगा ऑन अर्थराइटिस, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ योगा ऑन अर्थराइटिस जो है इसमें लिटरेचर रिव्यू करने की जरूरत क्यों है? अभी तो हमने सिर्फ अपना ये रिसर्च क्वेश्चन बनाया है ना कि क्या योगा का असर क्या होगा अर्थराइटिस के पेशेंट पे। अगर हम अपने टॉपिक के हिसाब से रिसर्च क्वेश्चन देखें तो क्या हमारा योगा अर्थराइटिस पे काम करेगा, कुछ इस तरह का क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे, है ना। उसके लिए लिटरेचर रिव्यू करने की जरूरत क्या है? अभी तक मैम इसमें किन लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, ठीक है। मतलब पहले से क्या डेटा है वो तो पता करना पड़ेगा। ठीक है, क्या पहले ये से वेट क्या काम करते हो हैं चुका हमने है? पहले। यस मैम, और हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं ये देखना होगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। कि पहले से क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है, और हमारा रिसर्च जो है यूनिक कैसे है, सोशली रिलीवेंट कैसे है, क्योंकि अर्थराइटिस पे तो बहुत सारे काम, ऐसा तो नहीं कि हम फर्स्ट टाइम रिसर्च करेंगे अर्थराइटिस पे योगा के साथ, बहुत सारा काम हुआ है पहले से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिसर्च में कहाँ तक काम हुआ है। ऐसा तो नहीं कि जो चीज हम सोच रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है और फिर से हम उसी चीज को करने जा रहे हैं, है ना। और ऐसा क्या 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 करें कि हमारे जितने भी रिसर्च हो चुके हैं उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड हो सके, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू हम इसलिए करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि डेटा कलेक्शन के पहले लिटरेचर रिव्यू ज्यादा करना चाहिए कि डेटा कलेक्शन के बाद करना चाहिए? डेटा कलेक्शन के पहले। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, डेटा कलेक्शन के पहले। तो जब हमारा प्लानिंग फेज होता है तो कहते हैं कि हमें 80% लिटरेचर रिव्यू यहाँ पे ही कर लेना चाहिए, ठीक है। 20% लिटरेचर रिव्यू की जरूरत पड़ती है हमें प्लानिंग प्रोसेस के बाद, क्योंकि हमें क्या करना है, कैसा सैंपल लेना है, कहाँ से लेना है, ये सैंपल कौन होगा, उसके बाद फिर जो है ये इसका जितने मेथड्स है मेथड्स कौन सा लगाएंगे हम, ठीक है। कहाँ कहाँ से हमें जो है अच्छी अच्छी मतलब जहाँ मतलब हर चीज जो भी होता है, देखिए ये जो प्लानिंग प्रोसेस है ना इसमें सब पेपर पेन पे काम होता है। जब मेथोडोलॉजी में प्लानिंग प्रोसेस, एक्चुअली प्लानिंग फेज है आपकी, जब भी प्लानिंग फेज होती है तो ये सब कुछ पेपर पेंसिल पे ही काम काम हो रहा होता है। अभी कुछ भी नहीं होगा प्लानिंग फेज में, सिर्फ हम पेपर पेंसिल पे काम काम करते हैं। और जितने भी ऑथराइज्ड बॉडी है जिससे हमें अपने रिसर्च को, जिससे हमें रिसर्च प्रपोजल को, ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि हमने रिसर्च बना लिया, प्रपोजल बना लिया और हमने काम काम करना शुरू 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 कर दिया, ऐसा होता है क्या कि मैं रिसर्च तैयार कर ली, अब रिसर्च पे मतलब प्लानिंग हो गया, प्लानिंग के बाद जो है सीधे हम फील्ड में गए और हमारा काम करना स्टार्ट हो गया, ऐसा होता है क्या? नो मैम। ऐसा नहीं 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 होता है। तो हम पहले प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद जब हमारा पेपर पेंसिल का सारा काम रेडी हो जाता है तो फिर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे आपका इथिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपके हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, ठीक है, जो इथिकल बॉडी होती है उसे हमें उस रिसर्च को पास करवाना होता है, ठीक है। उससे पास कराने के बाद फिर हमें सीटीआरआई में रजिस्टर करना होता है। ये दोनों प्रोसेस जब हो जाता है, इथिकल अप्रूवल मिलता है हमें, इथिकल नंबर आ जाता है, एक नंबर मिलेगा आपको जब आपके इथिक्स के मतलब जब आपके इथिकल बॉडी के थ्रू जब आपका रिसर्च पास आउट हो जाएगा तो एक नंबर मिलता है आपको। फिर उसको भी आप देखिएगा बहुत सारे पेपर पे वो मेंशन भी होता है, जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे ना तो उसमें लिखा लिखा होगा कि मैं ऐसा से हूँ, मेरा इथिकल जो है कमिटी का नंबर सच एंड सच है, मेरा सीटीआरआई नंबर सच एंड सच है, ठीक है। तो वो जब भी आप वेबसाइट पे डाल के देखेंगे उसके, तो उसका सारा रिसर्च आपके पास आ जाएगा, जो प्रपोजल उन्होंने बनाया होगा ना रिसर्चर ने, वो सारा प्रपोजल आपको दिखता है फिर कि उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। तो वहां से भी एक आपको प्रपोजल देखने का तरीका है, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्लानिंग जो है आपका पेपर और पेंसिल पे ही होता है, हमें कहीं पे भी जो है कहीं पे भी अभी यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका डिजाइन।
डिजाइन जो है, अब आप एक्सपेरिमेंटल में भी बहुत तरह से हम कर सकते हैं। अभी हमें एक्सपेरिमेंटल प्लान अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी एक तरह का नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को भी हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीका होता है। अब आपको कौन सा तरीका लगाना है, आपका टाइटल कैसा है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में जो पहले के रिसर्चर उन्होंने कैसे कैसे किया है, उसके बेसिस पे मेनली हर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होता है ना, जब भी आप कभी फंस जाइए रिसर्च प्रपोजल बनाने में, तो सबसे अच्छा तरीका है आपके लिए कि जो अच्छे रिसर्च पेपर है उस पेपर को पढ़िए और देखिए कि उस रिसर्चर ने उस टॉपिक पे क्या किया है, ठीक है। यही आपके सारे क्वेश्चंस का, मुझे अभी भी याद है जो मेरे सर थे वहां पे एसव्यासा में, मैं कभी भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछती थी तो उनका एक ही आंसर होता था, लिटरेचर रिव्यू करो, डू लिटरेचर रिव्यू, डू लिटरेचर रिव्यू। तो अब कभी भी आपको जब रिसर्च प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिटरेचर रिव्यू कीजिए कि पहले इसमें क्या हुआ है, कौन से असेसमेंट टूल्स लगे हैं, ठीक है, सैंपल्स कहाँ से आए हैं, रिसर्चर ने कैसे कैसे अपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को कैसे प्लान किया है, उसमें रिसर्चर हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको उसके पेपर में मिलता है, ठीक है। तो कभी भी आप फंस जाए, कभी भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक बार लिटरेचर रिव्यू कर लीजिए। और कोई भी रिसर्च पेपर रिसर्च करने के पहले कम से कम 35-40 रिव्यू पेपर जरूर पढ़िए, रिव्यू आर्टिकल नहीं, मीन्स जो भी अच्छे पेपर है उसको जरूर जरूर रीड कीजिए। जब आपका जो है 40-50 के प्लस हो जाए आपका लिटरेचर रिव्यू, तब आप समझिए कि हाँ अब आप तैयार है रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। किसी ने हैंड रेज किया है? हाँ जी मैम, फिर वो कहाँ से हम पढ़ेंगे? वो वही वो गूगल मैं पर ही बताऊंगी। सर्च? हाँ, ये गूगल स्कॉलर ने बताई, मैं वो क्लास लूंगी अभी आपके कि लिटरेचर रिव्यू कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोग में से किसी को पता है लिटरेचर रिव्यू कैसे कैसे होता है? ऑनलाइन में तो चलिए गूगल स्कॉलर से होता है, पबमेड से होता है, और अगर ऑफलाइन करना हो तो? न्यूज़पेपर्स मैम, आर्टिकल्स जर्नल्स में जो छपते हैं। ठीक है, जर्नल्स में छपते हैं, ये भी है, ठीक है। और बाकी हमें लाइब्रेरी से, जो यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी होता है ना, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे लिटरेचर रिव्यू करने के लिए, ठीक है। उनके पास भी बहुत सारा पेपर का एक्सेस होता है और वो आपको देते हैं पढ़ने के लिए। जो भी यूनिवर्सिटी से आप जहाँ पे भी आपका यूनिवर्सिटी हो, आप अगर यहाँ पे बोलेंगे कि मुझे ये पेपर इस पेज पे चाहिए तो वो देते हैं, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ने का मतलब प्रिंट में पढ़ने का, क्योंकि क्या होता है स्क्रीन देखते 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 सिर में दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा, हम नहीं ये कर सकते। तो ऑफलाइन यानी तो आप खुद उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़िए, या नहीं तो फिर लाइब्रेरी वगैरह में चाहिए, वहां पे आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि आप अभी मतलब हमारा सिर्फ पेपर पेंसिल पे ही काम हो रहा है, फिर हमारा डिजाइन कैसा होगा, लिटरेचर रिव्यू के बाद जो है हम अपना रिसर्च डिजाइन कैसे करेंगे। अब सेकेंड फेज आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन से क्या 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 समझ में आ रहा है आपको? डेटा कलेक्ट करना कि हमारे रिसर्च में जो भी यूज होने वाला है। ठीक है, डेटा कलेक्शन का क्या मतलब होता है? डेटा कलेक्शन होता है कि जैसे इफेक्ट ऑफ योगा ऑन आर्थराइटिस, तो हमें तो आर्थराइटिस के पेशेंट के पास जाना होगा ना, आर्थराइटिस के पेशेंट तो हमारे पास आएंगे नहीं, तो आर्थराइटिस के पेशेंट कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें? योगा सेंटर, योगा सेंटर और हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल आप, में। हाँ वेरी गुड। और आपको आर्थराइटिस के ऊपर काम करना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके सैंपल कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको। और कई सोसाइटी के बाहर आप लगा सकते हैं, है ना, कि हॉस्पिटल से कर सकते हैं क्या? हॉस्पिटल में, हाँ, लेकिन उनका परमिशन चाहिए होता है। कहीं पे भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो आपको उनका परमिशन चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए मेरा स्कूल पे था तो मुझे स्कूल से भी परमिशन लेना पड़ा, उनके पेरेंट्स से भी परमिशन लेना हुआ, ठीक है। हर चीज के लिए आपको परमिशन लेना होता है, उस परमिशन का एक फॉर्मेट आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे आपको उनसे परमिशन लेना पड़ता है। जब वो परमिशन दे देते हैं कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिसर्च कर सकते हैं, तो फिर हम वहां पे रिसर्च करने के लिए जाते हैं। तो इसी तरह हॉस्पिटल का भी होता है कि हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए जो है आप जबरदस्ती किसी से सैंपल नहीं ले सकते हैं, आपको पहले वहां से परमिशन लेटर लेना होता है। तो जब परमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको डेटा कलेक्शन के लिए अलाउ हो जाता है।
हाँ बताइए, किसी ने हैंड रेज किया फिर से? मैम पर्टिकुलर जैसे कैंप वगैरह लगा के भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल 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 कर सकते हैं। बस इसमें ये होना चाहिए कि कंसेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, मुझे रिसर्च करना है आपके ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि जो है ना मैं मुझे बता के, देखिए कुछ रिसर्च तो ऐसा है जो ऑब्जर्वेशन से हम करते हैं, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, ठीक है, कि हम बैठ के बहुत देर से वॉच कर रहे हैं और मतलब उनको बता नहीं रहे, ऐसे भी रिसर्च होता है, लेकिन वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे आती है ना, जब क्वांटिटेटिव रिसर्च हम करते हैं और उनसे आप कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका कंसेंट होना बहुत जरूरी है। एक होता है इन्फॉर्म असेंट, एक होता है इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट होता है जब आदमी 18 ईयर्स का हो जाता है तो उनसे कंसेंट लिया जाता है, और इन्फॉर्म एसेंट होता है जैसे हम 18 साल के कम बच्चों पे कर रहे हैं, जिनका एज अभी 18 साल नहीं हुआ है, तो हमें उनका भी परमिशन लेना होता है, कि हम मतलब पेरेंट्स तो देते ही है परमिशन, प्लस हमें बच्चों से भी लेना होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हम उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन का ये सारा चीज है कि मतलब इसमें क्या है ना, जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, तो उसमें जो है पेपर वर्क बहुत सारा होता है आपका। जब भी कोई ह्यूमन शामिल हो जाए ना आपके रिसर्च में, तो आपके पेपर वर्क्स और इथिक्स वगैरह बहुत ज्यादा फॉलो करना होता है आपको अपने रिसर्च में, ठीक है। यस मैम, यस मैम। तो ये 3 फेज अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा 3 फेज, तो 3 फेज रखिएगा याद। पहले क्वेश्चंस इस तरह के बहुत आते थे, ऐसे देखिए यूजीसी नेट में कुछ भी पूछ देते हैं, कहीं से पूछ देते हैं, उनका कुछ ये नहीं रहता है। तो ये क्वेश्चंस आते थे पहले बहुत, खास करके जो सबसे पहला मतलब रिसर्च का जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होता है, तो ये रिसर्च क्वेश्चन ही होगा आपका। मैं इसको प्लानिंग, डेटा कलेक्शन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इसलिए बांट के रखी हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कौन पहले आएगा। अगर डेटा कलेक्शन का कुछ दिया हुआ है कि रिसर्चर जो है हॉस्पिटल गया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए फेज 2 का है, फेज 1 का नहीं है, तो ये बाद में आएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आते हैं, वो कहानी बना के देते हैं, आपको बताना होता है कि कौन सा स्टेप पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किस चीज की करते हैं हम? जो डेटा कलेक्ट किया है उसके बेसिस। हाँ, जो हमने प्री और पोस्ट डेटा कलेक्ट किया है, योगा देने के पहले और योगा देने के बाद जो डेटा कलेक्शन किया है, उसी का हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। सबसे पहले जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम अपना हार्ड कॉपी में हमारे पास डेटा होता है, फिर उसको एक्सेल सीट में डालते हैं, फिर उसको एक्सेल सीट में डालने के बाद जो क्वेश्चनियर के हिसाब से है, ठीक है, उसको फिर हम रिफाइन करते हैं। जितने भी नाम है, मान लीजिए कि मैंने, आप लोग 50 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर 50 लोगों पे मैंने रिसर्च किया है, तो मैं सबसे पहले आपके नाम का कोडिंग करूंगी। मुझे खुद इसमें नहीं पता होना चाहिए कि किसका रिपोर्ट क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सीमा है, अनु है, अनुजा है, मतलब इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, तो हमें ये राइट्स नहीं होता है कि हम किसी के डेटा को किसी भी तरह से, या किसी को भी आपका डेटा पता हो। ये बहुत आपका जो डेटा हमने आपसे, जो भी डेटा हम लेते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। अगर कोई रिसर्चर जो है ऐसा करता है कि आपसे डेटा ले लिया और उसने जो है उसको किसी को बता दिया, या उसको गलत मिस यूज कर लिया आपके डेटा को, तो आपको पूरा राइट्स होता है कि आप उसके ऊपर केस कर सके, ठीक है। उसकी रिसर्च कैंसिल हो जाती है। तो कॉन्फिडेंशियल रहना यहाँ बहुत जरूरत है। तो जितने भी नाम है वो जो है उनको 1 2 3 4 इस तरह से कोडिंग होता है। उसके बाद फिर जो डेटा होता है, मतलब जो क्वेश्चनियर होता है, उसके हिसाब से फिर हम उसको बनाते हैं। फिर उसके बाद डेटा को ऐसे सजाते हैं कि उनको, उसका जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो तो फटाफट हम जो है सारा कुछ कर ले। डेजिग्नेशन होता है कि ये सारा डेटा जब हमारे पास आ जाता है, सारा रिपोर्ट, तो उसको पेपर लिख करके हम जर्नल में फिर पब्लिश कराएं, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का है कि एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर इन्फर करते हैं, फिर कंक्लूजन निकालते हैं, और उसके बाद फिर डेजिग्नेशन करते हैं। तो ये आपका जो है फेज 1, फेज 2 और फेज 3, ये 3 फेज में बटा हुआ है। सबसे पहले है प्लानिंग,
प्लानिंग में जो है हम कहीं नहीं जा रहे होते हैं, सारा काम यहाँ पेपर पेंसिल पे होता है, अलग अलग बॉडी से इसको अप्रूव कराना होता है। आफ्टर अप्रूवल हम फिर फील्ड में जाते हैं, फिर हम अपना डेटा कलेक्शन करते हैं। जब हमारे पास प्री और पोस्ट डेटा आ जाता है, उसके बाद फिर जो भी डेटा आता है हमारे पास, उस डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर कंक्लूजन बनाते हैं। फिर जब ये सारा कुछ रेडी हो जाता है, डेटा से हमें सब कुछ पता चलता है। हमारा जो ये रिसर्च क्वेश्चन के बारे में, कि जैसे रिसर्च क्वेश्चन हमारा था कि क्या योगा अर्थराइटिस पेशेंट के ऊपर काम करेगा या नहीं, तो जैसे ही आपके पास डेटा आता है तो इसका आंसर यस या नो में आता है, तो फिर पेपर लिख करके आपको सारा कुछ बताना होता है कि आपने कैसे कैसे प्लानिंग किया, आपका क्या रिसर्च डिजाइन था। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू भी डालना होता है आपको, डेटा कलेक्शन भी करना होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करना होता है, फिर पेपर पब्लिश करना होता है। ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है और 5 साल लग ही जाते हैं आपको। अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कीजिए, आप कितने भी तेजी से भागिए, 5 साल 4 साल तो लगते हैं। मतलब 3 साल तो ऐसे ही यूजीसी का नॉर्म्स है कि 3 साल के पहले आपको पीएचडी मिलता नहीं है, और अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो 4-5 साल तो आप मान के चलिए कि आपको रिसर्च में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इतनी ये प्रोसेस होता है आपका कंप्लीटली। इवन कि पेपर पब्लिकेशन में ही मैंने एक पेपर मार्च में डाला था अपना योगा मॉड्यूल का, और अब जाकर के मेरे पास उसका एक्सेप्टेंस आया है और अब जाके वो पब्लिश होगा। ठीक है, तो 1 साल तो ये पेपर पब्लिश करने में ही लगता है हमें। जब हम कोई अच्छा पेपर छपाते हैं किसी अच्छे जर्नल में, तो मोटा मोटी 1 साल का टाइम लेके चलता है, मतलब मान के चलिए आप। ठीक है, तो इसीलिए रिसर्च जो है बहुत टाइम टेकन होता है, बहुत पेशेंस रखना होता है रिसर्च करने में। ऐसे तो हमारे अगर थ्योरी पढ़िए तो 3 फेज की कहानी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली करने चाहिएगा तो यही 3 फेज आपका पूरा 4-5 साल लगा देता है। ठीक है, तो मैम जो हम जो पब्लिश करते हैं हम पेपर, वही किसी और के लिए लिटरेचर रिव्यू वही हो जाएगा क्या? उसी को हम कहेंगे कि वो कोई और यदि वो रिव्यू करेगा तो उसी को लिटरेचर रिव्यू कहेंगे? लिटरेचर रिव्यू उसको नहीं कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू कहते हैं कि मान लीजिए कि आपने आर्थराइटिस पे आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आर्थराइटिस पे पहले भी तो बहुत सारे रिसर्चर ने काम किया होगा, है ना। तो Yes, ma'am. हम क्या करते हैं कि हम कीवर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स बनाने में अभी आपको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं कीवर्ड्स। तो जैसे कि अर्थराइटिस आ गया आपके टाइटल में, योगा आ गया, ठीक है, तो जो मेन वर्ड्स होता है उसको लिख के हम कीवर्ड्स बनाते हैं कि योगा अर्थराइटिस, ये दोनों को मिला के क्या क्या रिसर्च हुए हैं। फिर जो आपका सैंपल है, मान लीजिए आप एडल्ट पे कर रहे हैं या ओल्ड एज पे कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक कीवर्ड बना लिया हमने कि आपका पेशेंट कौन है। तो इस तरह करके हम कीवर्ड बनाते हैं, और जितना भी रिसर्च हो चुका है, मतलब 5 साल के अंदर, ऐसा कहते हैं कि हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें 5 साल से ज्यादा का पुराना डेटा नहीं जानना चाहिए, और अच्छा रिसर्च पढ़ना चाहिए जिन्होंने अच्छे से, जिसका अच्छे जर्नल में छपा है। ठीक है, तो हम उसका पेपर पढ़ते हैं, हम उसके पेपर से हमें ये पता चलता है, हम टेबल बनाते हैं। आपको मैं अभी बताऊंगी ये इसमें वो लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, क्या क्या लिखना होता है उसमें। ठीक है, कि रिसर्चर ने कौन सा असेसमेंट टूल यूज किया है, योगा में कौन कौन से जो है आसन पे किया है, या प्राणायाम पे किया है, या सूक्ष्म व्यायाम पे किया है, वॉट एवर टॉपिक, मतलब जिस पे भी क्योंकि योगा में भी बहुत सारी ये है ना कि कोई सिर्फ आसन पे ही कर रहा है, कोई सिर्फ एक प्रैक्टिस पे ही कर रहा है, कोई मॉड्यूल बना रहा है ना। तो आपको सबका पेपर पढ़ना पड़ता है पहले। इस तरह करके कम से कम आपको 40-50 रिसर्चर का पेपर पढ़ती है, तो उसके बाद फिर आपको आइडिया लगता है कि कितना काम हो गया है आपके रिसर्च शुरू करने के पहले अभी तक अर्थराइटिस में कितना काम हो चुका है। ठीक है, और इसमें इन काम में और नया क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको पहले से जो काम हो चुका है, जब आपको उसके बारे में पता करना होता है, तो उसी को हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। कि आपके पहले जितने रिसर्चर, मान लीजिए कि इस पे 1000 रिसर्चर ने काम किया होगा, 5 साल पहले तक 40-50 पेपर पब्लिश हुआ होगा, तो आपका उसको नॉलेज होना चाहिए। उसी नॉलेज के बेसिस पे आप अपना रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, रिसर्च प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा पेपर हमें लिटरेचर रिव्यू करने के बाद फिर जो है हमें अपने रिसर्च पे काम करना चाहिए। ठीक है, ओके मैम, है समझ में लिटरेचर रिव्यू। हाँ जी मैम। तो कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है रिसर्च प्रोसेस के बारे में, तो फेज में ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम प्लानिंग में करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन होता है, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है।
ठीक है, तो ये 7 स्टेप प्रोसेस लिखा हुआ है, फेजेस हमेशा इसमें 3 ही रहेंगे, किसी में 12 है, किसी में 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 स्टेप्स आपके दिए हुए हैं। तो अभी मैं आपको रिसर्च प्रपोजल भी दूंगी, मैं आपके ग्रुप पे रिसर्च प्रपोजल डालूंगी, देखिएगा उसमें कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है। और अर्थराइटिस पे आप लोग सब लोग बनाइए, ठीक है, एक छोटा सा ही रिसर्च बनाइए, एक छोटे से ही, मतलब हम देखते हैं पहले कि क्या क्या चीज पे रिसर्च हुआ है, उसके बाद जो है सेम टॉपिक सब लोग लीजिए और हर सब लोग बनाना कीजिए शुरू, क्योंकि देखिए रिसर्च क्या है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब आप इसमें, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, अब जब रिसर्च करना शुरू करेंगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग, ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है रिसर्च, बस हमें समझ में बहुतों को नहीं आता है तो रिसर्च से भागते हैं, अदरवाइज आप अब जब समझेंगे ना तो आपको बहुत बहुत मजा आएगा रिसर्च करने में, ठीक है। आप लोग जितने लोग हैं, 5-6 लोग जो भी है, 7 लोग, 10 लोग, 20 लोग, जो भी है आप लोग अपने टीम में, आप 2 टीम बनाइए और सब मिल करके जो है आप लोग, मतलब जो प्रोसेस होता है, तो एक बार जब आप प्रैक्टिकली कर लेंगे ना तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी चीज एक बार आप रिसर्च प्रपोजल बनाना शुरू करेंगे तो हर चीज आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, और जो रिसर्च ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा आपके कैरियर में, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ, मैं पिछले बार भी जो है, बच्चे बहुत ज्यादा नहीं थे, कम कम बच्चे थे, लेकिन वो बच्चे भी ट्राई किए थे करने के लिए कि रिसर्च प्रपोजल बनाते कैसे, और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। तो हम एक ही टॉपिक को लेके चलेंगे, पिछले बार हम लोग डायबिटीज पे किए थे, इस बार आपका अर्थराइटिस का टॉपिक है, ठीक है। तो फिर वो मैं बताते जाऊंगी, पढ़ाते जाऊंगी, और आप लोग करते जाइएगा उसको। तो ये था आज आपका रिसर्च प्रोसेस का, कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, कितने फेजेस में है, डेटा कलेक्शन क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह क्या होता है, ठीक है। अब इसमें है आपका कि अच्छा, इसमें क्वेश्चन आंसर है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर अभी कर ले कि बाद में कर ले? ये जैसे नेट में आता है ना आपका कि कौन सा प्रोसेस पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, यही है वो, या नहीं तो होमवर्क दे दूं मैं आपको? मैम कुछ कुछ अभी कर लेते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, आपको मुझे फेजेस बताना है कि फेज 1 है, फेज 2 है, या फेज 3 है। एक बार फेज फिर से देख लीजिए। फेज 1 में आपका प्लानिंग है, फेज 2 में आपका डेटा कलेक्शन है, फेज 3 में आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ठीक है। प्लानिंग, डेटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मैम ये जो डिसमिनेशन मतलब आपने क्या बताया था? डेजिग्नेशन मतलब जब हम पेपर लिखते हैं ना, तो पेपर किस लिए लिखते हैं? ताकि जो फ्यूचर रिसर्च हो उनको जो है कुछ आइडिया मिले हमारे रिसर्च से, कि हमने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, कहाँ सैम्पलिंग की है, ठीक है, उनको हेल्प मिले। तो डेजिग्नेशन होता है समाज में फैलाना, ठीक है। जब हम अपने चीजों को दुनिया के सामने लेके आते हैं, समाज में लेके आते हैं, ठीक है, तो उसको हम डेजिग्नेशन बोलते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं? रिसर्च पेपर लिख करके उसको पब्लिश करवाते हैं। फिर जब वो पब्लिश हो जाता है तो फिर वो जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, गूगल स्कॉलर हो या पबमेड में हो, अगर आपका पेपर है तो पूरी दुनिया आपके पेपर को देख सकती है। आपका पेपर पूरे दुनिया में जाता है, और आप बिलीव कीजिए आपको इससे बहुत काम भी मिलता है। आप एक बार पेपर राइटिंग, अगर आपको साइंटिफिक राइटिंग आ गया, पेपर कैसे लिखते हैं, तो आपको जो है इसमें बहुत रिस्पॉन्सेस आते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सेस आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। ठीक है मैम। सारे लोग फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च करते हैं, तो बहुत सारे, मतलब जो सीनियर रिसर्चर है उनको अपने अंडर अंडर बुला लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो आपका काम है वो सबको दिख रहा है कि आपने क्या किया है, कितना मेहनत किया है ना। तो ये बहुत अच्छा चीज है, मतलब जब आप पेपर राइटिंग करते हैं और पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाता है, तो यहाँ से आपको बहुत सारा चीज घर बैठे बैठे हो जाता है आपका काम, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने आपसे कहा कि रिसर्च बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आपके कैरियर को आगे बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। तो एक बार आपको जब रिसर्च समझ में आ जाएगा, आप रिसर्च करना शुरू कर देंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि रिसर्च प्रपोजल मैं ग्रुप में डालूंगी, आप लोग बना के देखिए, मतलब एक बार शुरू करके देखिए, नहीं होता है तो मैं हूँ आपको यहाँ हेल्प करने के लिए, लेकिन भागना नहीं है इस चीज से कि आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। मैं 10 बार समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी जो मैं पढ़ा रही हूँ क्लासेस बिल्कुल अटेंड करना है, मिस नहीं करना है,
ठीक है, क्योंकि रोज एक नया टॉपिक होगा और एक भी टॉपिक छूटेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास की टॉपिक नहीं समझ में आएगी आपको। ठीक है, चलिए तो हम अपना जो है हमारा पहला फेज, आपको फेज बताना है कौन सा फेज है। तो पहला क्वेश्चन है, अ रिसर्चर इज प्लानिंग वेरियस रिसोर्सेज टू कंडक्ट रिसर्च। ये कौन सा फेज होगा? फेज 1। Phase 1. ठीक है। A researcher has applied to get approval to conduct research from the competent authority. Phase 3. फेज 1. फेज 1। फेज 1। कोई ऐसा जिसको लग रहा है फेज 2 या फेज 3 होना चाहिए, सेकेंड वाला? मैम फेज 3 इसलिए लग रहा है जैसे भी आपने बताया ना कि इसमें हम पेपर पब्लिश कराते हैं हम्म। तो इसमें फिर अप्रूवल तभी मिलेगा ना, तो इसलिए फेज 3 लग रहा है। हाँ ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें है कि रिसर्चर हैज अप्लाइड टू गेट अप्रूवल टू कंडक्ट रिसर्च फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो मैंने कहा था ना कि प्लानिंग के बाद आप डायरेक्ट डेटा कलेक्शन पे नहीं जाते हैं, आपको इथिकल कमिटी की, सीटीआई की, इन सब की अप्रूवल लेनी होती है ना, तभी हम डेटा कलेक्शन करने जाते हैं। तो अप्रूवल आपको प्लानिंग फेज में ही मिलता है। जब तक आपका रिसर्च प्रपोजल अप्रूव नहीं होगा आप डेटा कलेक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट योर डेटा अनलेस एंड अनटिल यू विल गेट अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो आपको जो है सबसे पहले अपने जो प्लानिंग है आपका उसको अप्रूव कराना होता है, उसके बाद ही आप सेकेंड फेज में जाते हैं। तो इसीलिए ये जो है फेज 1 है, रिसर्चर हैज अप्लाइड टू गेट अप्रूवल टू कंडक्ट रिसर्च फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये फेज 1 हुआ। ठीक है, ओके मैम। A researcher is contacting friends to identify participant for research. सेकंड फेज। फेज 2। ये कौन सा फेज होगा? फेज 1 होगा, 2 या 3? फेज 2 होगा। फेज 2 होगा। वेरी गुड। कोई भी हो जिसको फेज 1 या फेज 3 लग रहा हो, कोई किसी को भी? A researcher is contacting friend to identify participant for research. ये फेज 2 ही होगा। किसी को ऐसा लग रहा हो कि फेज 1 या फेज 3 हो ये? कोई? ठीक है, चलिए 100% यहाँ फेज 2 के लिए ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब कोई रिसर्चर को, अब मुझे रिसर्च करना है तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी ना, अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करूंगी कि भाई तुम्हारा कोई स्कूल में जान पहचान है तो बताओ, है ना, तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में जान पहचान है तो बताओ, मुझे रिसर्च करना, मेरे सैंपल ये है ना, तभी तो हम करेंगे। तो ये फेज 2 होगा। रिसर्चर इज मेकिंग टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट एंड ट्राइंग टू इन्फर इट। फेज फेज 3 आ रहा है सबको समझ में क्वेश्चन? फेज 3 ठीक है। आ रहा है किसी को कोई डाउट हो अभी तक के क्वेश्चंस में? मैम यहाँ पे ये जो टैबुलेशन लिखा है इसका मतलब वो प्री एंड पोस्ट डेटा से रिलेटेड है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल। टेबुलेशन हम तभी करते हैं जब हमारे पास डेटा होता है। तो ये जो है प्री और पोस्ट डेटा होगा तभी हम टेबुलेशन करेंगे। हमारे पास जब डेटा आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए मैंने आप सबसे कहा कि आप लोग सब लोग अपना वेट बताइए, आपका नाम क्या है वो बताइए, आपकी एज क्या है। आप लोग एमडीवाई का भी फॉर्म भरा होगा ना आप लोगों ने ज्वाइन करने के पहले? ठीक है, जेंडर क्या है वो मुझे बताइए। तो मैं टेबुलेशन तो तभी करूंगी ना जब डेटा आपका आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो a researcher is making tabulation of result and trying to infer it, इसका मतलब ये फेज 3 है। किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में? नो मैम। ठीक है। अब ये बताइए मुझे, a researcher has discovered a problem while analyzing the data and plan to change the research design to conduct the research experiment once again. ये कौन सा फेज होगा? फेज का इंटरफेरेंस 1 होगा। बताइए बताइए। फेज 3 भी होगा मैम और फेज 1 भी होगा शायद, क्योंकि वंस अगेन और वही प्रोसेस करेगा ना शुरू से। ठीक है, और कोई जिसको लग रहा है कि ये दोनों फेज होगा, इसमें फेज 1 भी होगा और फेज 3 भी होगा, बताइए कोई ऐसा हो जिसको लग रहा हो कि फेज 1 और 3 दोनों है?
नो मैम, सिर्फ फेज वन इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं ना वो डेटा को। तो डेटा एनालाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो फेज 3 में है अभी? नहीं, फेज वन में। नहीं नहीं, आपके तो पास मैम डेटा अगर कब आता है? एनालाइज कर रहे हैं तो फेज 3 है, उसके बाद फिर हम फिर से प्लान कर रहे हैं तो वो फेज 1 है। वेरी गुड। ये एनालाइज हो रहा है ना, डेटा यहाँ एनालाइज हो रहा है, मतलब डेटा रिसर्चर के पास आ चुका है ना? डेटा रिसर्चर के पास आ चुका है, तो इसका मतलब है कि ये फेज 3 है और उसको फिर से चेंज करना होगा अपने डिजाइन को। तो ये फेज 1 भी है, ये दोनों है, ये फेज 3 भी है और फेज 1 भी है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि रिसर्चर ने प्लान कर लिया, डेटा कलेक्शन भी कर लिया, लेकिन जब वो डेटा एनालाइज करने लगा तो उसको लगा कि कुछ ना कुछ मेरे प्लानिंग में गड़बड़ था, ठीक है, जिसके कारण जो है उसका प्लान जो मतलब जिसके कारण उसको फिर प्लानिंग प्रोसेस में जाना होगा, फिर वहां पे प्लान चेंज करना होगा, उसके बाद फिर उसको फिर से वो डेटा कलेक्शन करना होगा। समझ रहे हैं? मतलब आपको एक बार फिर से, ये हमारे यूनिवर्सिटी में भी बहुतों के साथ होता है कि प्लानिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, उसके बाद फिर वो डेटा कलेक्शन भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है उनका जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो उनको पता चलता है कि नहीं, उनको फिर से जाके फेज 1 में प्लान चेंज करना होगा और उनको फिर से एक्सपेरिमेंट फिर से करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें दोनों प्रोसेस आ गया, क्योंकि एनालाइजिंग ऑफ डेटा हो चुका है तो फेज 3 भी हो चुका है, और वो फिर से प्लानिंग चेंज करेगा, फिर से प्लान चेंज कर रहा है, तो फिर मतलब प्लानिंग मतलब फिर से वो प्लानिंग डिजाइन जो फेज 1 में आ गया फिर से वहां चेंजेस हो रहा है। तो इसीलिए ये फेज 1 भी है, फेज 3 भी है और फेज 1 भी है। किसी को कोई दिक्कत हो ये क्वेश्चन समझने में? A researcher has discovered a problem while analyzing the data and plan to change the research design to conduct the experiment once again. Anyone? नो मैम। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में? तो इसीलिए इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम रिसर्च डिजाइन करते हैं या रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो हमें लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अगर हमारा लिटरेचर रिव्यू जितना सॉलिड होगा, जितना ज्यादा पेपर हम पढ़ेंगे रिसर्चर की, उतना अच्छा रिसर्च डिजाइन हम बना सकते हैं, ठीक है। अब है रिसर्च कम्युनिकेटेड। हाँ बताइए। अगर हम जितने बार भी लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो क्या फिर हमें उतने बार ही अप्रूवल लेना होता है? हाँ देखिए, अगर आप फिर से प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर प्लानिंग में अगर आप दोबारा प्लानिंग में गए तो आपको फिर से वो सारा काम करके फिर से आपको जो है वो सारा काम फिर से करना होगा, ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर कम्युनिकेटेड हिज रिसर्च फाइंडिंग टू अ जर्नल फॉर पब्लिकेशन। ये कौन सा फेज होगा? फेज थ्री। फेज 3। और कोई? फेज सबको 3। लग रहा है फेज 3 होगा? यस मैम, यस मैम। क्यों क्यों होगा फेज 3 ये? बिकॉज The उसको final जर्नल publication. पब्लिश कराना है। ठीक है, रिसर्च जो है पब्लिश कराना है, तो जो है यहाँ पे फेज 3 यानी कि हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ पता चल चुका है रिसर्चर को। तो अब रिसर्चर अपना जो रिसर्च है वो यहाँ पे पब्लिश कराने के लिए है, तो इसीलिए फेज 3 होगा, ठीक है। ये आंसर्स दिए हुए इसके जो आपने बताया वही आंसर्स है सारे इसमें, ठीक है। टाइम कितना हो गया? 2:45। चलिए हम पुराना क्वेश्चंस जो है, आपको कुछ क्वेश्चंस पे डाउट थे वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास का टाइम ही हो जाएगा। रिसर्च प्रोसेस तो सबको समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत आया हो? यस मैम, हाँ बताइए। क्लियर है मैम। क्लियर है, ठीक है। इसमें रिसर्च नहीं है मैम। वो पीडीएफ आप तो ड्राइव में भेज दिएगा तो थोड़ा रिवाइज करने में सही रहता है। हाँ ठीक है, चलिए मैं आपको ना भेज दूंगी। मैं जितेंद्र जी को दी हुई हूँ, ठीक है।
चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 5 बच गया था उस दिन टाइप्स ऑफ रिसर्च में। टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ अ योगी इन अ ईयर लॉन्ग रिट्रीट थ्रू एन इंटरव्यू, इसका आंसर क्या होगा? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। क्यों होगा क्वालिटेटिव? थ्रू एन इंटरव्यू हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यू कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे? मैम आपने बेसिक बताया था तो वही नहीं समझ आया कि बेसिक कैसे होगा ये। टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन योगी इन अ ईयर लॉन्ग रिट्रीट थ्रू एन इंटरव्यू। तो ये जो है आपका बेसिक। देखिए, अप्लाइड का तो यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि कुछ ऐसा यूज हो नहीं रहा है यहाँ पे। मतलब कोई भी आपका अगर बेसिक और अप्लाइड में पूछा जाए तो अप्लाइड तो है नहीं यहाँ पे। मतलब अप्लाइड के लिए कोई कीवर्ड भी नहीं दिया हुआ है ना? मतलब इस क्वेश्चन में जो है आपका अप्लाइड हो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। कोई ऐसा वर्ड है जिससे आपको लग रहा हो कि नहीं अप्लाइड होना चाहिए? नो मैम। ठीक है, तो ये जो है इसीलिए जो है यहाँ पे ये बेसिक लिखा हुआ था, क्योंकि आपको बेसिक और अप्लाइड में आंसर करना है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो है ये कहीं से भी इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं दिया हुआ है जिससे लगे कि ये जो है अप्लाइड है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको हमने बेसिक माना है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन बच गया था उस दिन बताने के लिए आपको। तो इसीलिए जो है हमने यहाँ पे इसको बेसिक माना हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है कि जो आपको ये बताए कि ये अप्लाइड है। किसी ने हैंड रेज किया है, बताइए। यस मैम। तो अगर जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस होते हैं क्वालिटेटिव एंड बेसिक एंड ओनली क्वालिटेटिव, तो क्या हम सिर्फ क्वालिटेटिव को चूज कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा आपके पास ऑप्शंस हो ना उसी हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना है। देखिए आज भी जो मैं आपको क्वेश्चंस कराई या ये भी जो क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं। हो सकता है आज वाला आ जाए, आज वाला क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछते, वो पेजेस नहीं पूछेंगे, पूछेंगे कौन सा है इसमें कहाँ पे है रिसर्चर। वो तो जब हम PYQ करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा ही उस समय। तो ये बस मैं आपको इसलिए देती हूँ ये सारे क्वेश्चंस कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े। जब आप एग्जामिनेशन हॉल जाए तो आपको ऐसा ना लगे, क्योंकि देखिए आप एक योगा के स्टूडेंट है, आप योगा के हिसाब से ही सोचेंगे रिसर्च को। और एक बात और बता देती हूँ, जो बेसिक और अप्लाइड है ना, तो बेसिक और अप्लाइड का फंडा केमिकल रिसर्च हो गया, आपका इंजीनियरिंग फील्ड में हो गया, वहां पे ये सारे रिसर्च बहुत यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम योगा में बात करें तो योगा में भी होते हैं, लेकिन जितना वहां पे इम्फेसिस दिया जाता है ना इन सब रिसर्च को, हम अपने योगा में दे नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बस आप इतना मान के चलिए कि जो फर्स्ट टाइम हो रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च से ही आपका, मैंने कल बताया था ना आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या था आपका, इंडक्टिव था या डिडक्टिव था? इंडक्टिव 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 था। तो इंडक्टिव से क्या होता है कि अब इससे जो है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस ऑफ एन योगी, देखिए इसमें लिखा है कि अगर ये क्वालिटेटिव है तो ये इंडक्टिव है। तो टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन योगी इन अ ईयर लॉन्ग रिट्रीट थ्रू एन इंटरव्यू। ठीक है, तो अब जितने भी योगीज हैं उनका एक्सपीरियंस समझ रहे हैं आप, तो इससे एक थ्योरी बनेगी ना, एक थ्योरी बनेगी ना कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उनके एक्सपीरियंस को जब भी हमें थ्योरी बनाना होता है तो क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू ही हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह भी इसको आप जो है बेसिक समझ सकते हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया, तो इसका मतलब जो नेट के क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा वहां पे भी आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा फिर। ठीक है, और बाकी जो PYQs है, मैंने कहा था किसी को कि जो इस साल का क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन पेपर उसको शेयर करने के लिए, यानी जिसके पास पहले के भी क्वेश्चन पेपर है ना, तो वो मुझे कीजिए शेयर, क्योंकि मुझे देखना है कि ये पेपर 1 में इस बार कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन तो मुझे पता चला था, इथनोग्राफी का आया हुआ था इस बार क्वेश्चन, ऑटो इथनोग्राफी, एक नया रिसर्च पूछ लिया है इस बार। ठीक है, तो वो भी मैं समझा दूंगी। तो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका होता है ना, उसके बहुत चांसेस होते हैं फिर से आने के, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है। तो किसी के पास अगर क्वेश्चन पेपर हो या क्वेश्चन सेट हो या 4-5 साल के क्वेश्चंस है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं वो धीरे धीरे वो क्वेश्चंस भी आपको मैं करवाते जाऊंगी।
ठीक है। कोई दिक्कत हो इसमें अब आप लोग को किसी को भी? मैम लास्ट में ही है कि इसमें ही यही नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये बेसिक है। अगर क्वालिटेटिव तो हमने फाइंड कर लिया है, बट बेसिक कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बेसिक और अप्लाइड का ऐसा, देखिए ये मेरे स्लाइड्स में है और क्वेश्चंस ऐसे जनरली पूछे नहीं जाते हैं बेसिक और अप्लाइड से। मैंने कहा ना कि ये फील्ड जो है बेसिक और अप्लाइड का मोस्टली केमिकल इंडस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, इन सब में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आपके जो योगा के रिसर्च में होता है वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जो जिसमें दुविधा में ये वो भी रहे और दुविधा में आप भी रहे। ठीक है, तो बेसिक और अप्लाइड का कभी भी होगा तो बेसिक जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, जो आपका क्वालिटेटिव, देखिए यहाँ पे क्या है, टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन योगी। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन योगी। तो जो फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, जब कोई भी इंफॉर्मेशन जब फर्स्ट टाइम निकल के आ रही है, ये इंडक्टिव रिसर्च से इससे एक थ्योरी डेवलप होगा। मैं बताई थी ना आपको कि पार्टिकुलर टू जनरल जाएगा, तो इससे एक थ्योरी निकल के आएगा। तो जो बेसिक हो गया, फंडामेंटल रिसर्च हो गया, बेसिक रिसर्च हो गया, ये सब सेम है, एक ही वर्ड है। तो जो भी पहला होता है ना रिसर्च आपका, कोई भी पहला रिसर्च हो करके जो कुछ थ्योरी रिलीज हुई उससे, ठीक है, कुछ थ्योरी बना, कुछ नया चीज पता चला, वो आपका बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च होगा। ठीक है, और उसी थ्योरी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका अप्लाइड हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे है कि टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन योगी इन ईयर लॉन्ग रिट्रीट थ्रू एन इंटरव्यू, तो इनसे कुछ तो कॉमन निकलेगा, इनके एक्सपीरियंसेस से, इनके इंटरव्यू से रिसर्चर कुछ तो कॉमन निकालेगा जो सबके ऊपर सूट होगा। कुछ तो इससे थ्योरी निकल के आएगी कि जो बहुत लंबे दिनों तक जो मतलब जो योगी तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस में कुछ तो, अगर हम मान लीजिए कि मेरे 20 योगी मुझे ऐसे मिल गए जो कैलाश पर्वत पे जाके तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, तो आने वाले जो और 1000 योगी वहां जाके तपस्या करेंगे, तो उस 20 योगी से कुछ तो हमें एक जनरल चीज मिलेगा, है ना, कि जो उनको हेल्प करेगा आगे। तो हमें जब एक थ्योरी मिलता है, किसी भी चीज से कोई न्यू थ्योरी मिलती है, तो वो बेसिक होता है या फंडामेंटल रिसर्च हो गया, और जब उसी थ्योरी को हम किसी पे अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाता है। तो अभी बिल्कुल मोटे मोटे तरीके से समझिए, ये क्वेश्चंस बहुत आपका नहीं आता है, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि बेसिक और फंडामेंटल क्या है। ठीक है, बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको आइंस्टीन थ्योरी का बताया था, E=mc², तो आइंस्टीन थ्योरी क्या है कि जब आइंस्टीन ने ये थ्योरी दिया था तो उसके लिए बेसिक रिसर्च है, लेकिन जब हम इस थ्योरी को किसी रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है एक को इंडक्टिव और दूसरे को डिडक्टिव कहते हैं। ये वर्ड जो मैंने आपको जो टेबल बना के दिया हुआ है ना, वो टेबल को बिल्कुल ध्यान में रखिए, उससे दिक्कत नहीं होगी आपको। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ओके मैम। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई हो जिसको दिक्कत आई हो अभी तक के भी क्लास में, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, जो शुरू से लेके अभी तक हमने क्लासेस किया है। ये सब बस मैंने आपको दिया हुआ है कि योगा रिसर्च की जरूरत क्यों है, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस कभी आए नहीं है, लेकिन आप योगा के स्टूडेंट हैं तो इतनी बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको के लिए भी पता होना चाहिए, ओवरऑल प्रिपरेशन होना चाहिए आपका। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चंस पूछते नहीं है कि योगा में रिसर्च क्यों करना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चंस अभी तक आया नहीं है, बना नहीं है नेट में। ठीक है, ये एक पेपर है, इसका मैं आपको लिंक डाल दूंगी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि नीड फॉर योगा रिसर्च, ये बहुत अच्छा पेपर है, इसको पढ़िएगा जरूर। ठीक है, और नहीं भी समझ में आए तो भी पढ़ के आइएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है,
इसका लिंक भेज दूंगी मैं ग्रुप पे आपको। और हो सकता है 20% चांसेस है कल मैं क्लास नहीं ले पाऊँ, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी तक की जितनी भी क्लासेस है उसको करके रखिएगा, मतलब नहीं होगा तो मैं परसों एक टेस्ट ले लूंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगी। किसी के पास है यहाँ पे जिसके पास यूजीसी नेट की क्वेश्चन हो? मैम एक्चुअली ढूंढा था तो वो मिल नहीं रहे थे, अभी दोबारा से रिट्राई करके फिर आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, किसी के पास भी जो है 5 ईयर क्वेश्चन बैंक हो या जो है आपके पास जो अभी एग्जाम्स हुए हैं उसके करंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप लोग कर लीजिएगा शेयर, तो फिर उसके हिसाब से फिर मैं आपका जो है क्वेश्चन पेपर तैयार कर दूंगी और वही पेपर्स मैं एग्जाम में भी पूछूंगी आपसे, ठीक है। चलिए, तो आज क्लास यहीं ओवर करते हैं, क्लास की टाइम भी हो गई है। मैम लास्ट क्लास का हमारे साथ एक और क्वेश्चन था जिसमें आपने पूछा था कि जो थ्योरेटिकल रिसर्च है वो स्कोप, अप्रोच और मेथड तीनों में आ सकती है या नहीं।